हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमूल ट्रिक्स क्लासेज में। तो आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्यों? क्योंकि आज बहुत नया चीज़ बताने वाला हूँ, मस्त तरीके से बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत ये किसका राज है? इसमें इस मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का राज है। वो कैसे हुआ? प्राचीन जो भारत है उसमें किसका राज था? हिंदुओं का राज था। जो ही आपका मध्यकालीन भारत आया, मुसलमानों का राज क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो भाई क्यों हुआ? क्यों नहीं मध्यकालीन में, क्यों नहीं अफ्रीका वाले आए? क्यों नहीं अंग्रेज का राज हुआ? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और एक एक चीज़ समझेंगे यहाँ से डायग्राम के माध्यम से। ये आपका इंडिया है, ये आपका क्या है? इंडिया है। अब इंडिया में जो प्राचीन भारत का जो लास्ट वंश था वो था प्यारे दोस्तों वर्धन वंश था। कौन सा था? वर्धन वंश। हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, पुष्यभूति वंश। किस नाम से जानते हैं भाई? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा आपको पता ही होगा, वो थे हर्षवर्धन। कौन था भाई? हर्षवर्धन। ये जो वंश है 600 से 647 ईस्वी तक था। ये वंश क्या था भाई? ये लास्ट वंश था। और यहाँ के जो प्रसिद्ध राजा था, जो फेमस राजा था, वो कौन सा था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था भाई? राजा प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। तो भाई ये आपका लास्ट वंश से हर्षवर्धन की जो ही मृत्यु होती है तब ये चीज़ रोड़ा आता है। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन जो है सबसे प्रसिद्ध फेमस राजा था और ये पूरे इंडिया पे शासन करता था, यानी जिसको उस समय बोलते थे अखंड भारत। ठीक है, पूरे इंडिया का विस्तार क्या था? इसका जो जितने भी विस्तार थे काफ़ी बड़ा था। और उस समय प्यारे दोस्तों, उस समय जो आपकी राजधानी थी दो थे, एक आपका कन्नौज और एक आपका थानेसर जो आपके हरियाणा में है। तो कंट्रोल कहाँ से होता था भाई? कन्नौज और थानेसर से। तो उस समय दो आपके क्या थे? क्या थे? राजधानी थे। यहाँ से कंट्रोल हो करता था ये कौन सा? हर्षवर्धन। अब क्या हुआ भाई? जब ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो बताओ उसके बाद कोई भी गद्दी पर बैठने के लिए उत्तराधिकारी नहीं था। अब क्या होगा? जब कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं तो इस अखंड भारत को कौन संभालेगा? और आपको पता होना चाहिए उस समय उस अखंड भारत को सोने की चिड़िया भी बोलते थे। कब तक? जब तक ये हर्षवर्धन था। उसके बाद तो मुसलमानों ने क्या कर दिया? लूट लिया। तो जब तक हर्षवर्धन था तब तक इसको क्या बोला जाता? सोने की चिड़िया भी बोला जाता। सबसे समृद्ध अब क्या था? इंडिया था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। इसकी मृत्यु के बाद कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था ही नहीं, तो कौन संभालेगा भाई? फिर क्या हुआ? इसी कमी के कारण ये क्या होने लगे? आपस में टूटने लगे, यानी आपस में अलग होने लगे। जो एकजुट होकर किसी एक के अधीन लोग सब मिल के काम करते थे, वो खुद का क्या करने लगे? पार्टीशन करने लगे, यानी खुद का अपना स्टेट बनाने लगे। तो ये क्या हुआ? बहुत इनके मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये क्या होंगे? टुकड़ों में बंटने लगे। टुकड़ों में बंटने से क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट्स दोस्तों कि भाई ऐसे टुकड़ों में बंट गए, ये किसी की हेल्प भी नहीं करते थे, किसी की मदद नहीं करते थे। मान लेते कि अभी मान लेते एग्जाम्पल लेते ये हरियाणा है और ये दिल्ली है, तो ये दिल्ली अपना अपना शासन करेगा और हरियाणा अपना शासन करेगा, कोई एक दूसरे को हेल्प नहीं करता था। यानी इस तरह समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या हुआ कि भाई अब इस पे आक्रमण करने, सीधी सी बात है, जब ये टुकड़ों में बट गया तब तो सिंपल सी बात है, अखंड भारत जो था, सोने की जो चिड़िया था, वो क्या होने लगा? कमजोर पड़ गया। और इसका फायदा सीधी सी बात है, आक्रमण तो होगा ही। जब चीज़ क्या हो जाती है? वीक होने लगता है, तो दूसरा बंदा क्या सोचता है? उसको दबोच ले। वही चीज़ इनके साथ हुआ, हमारे इंडिया के साथ। क्या हुआ कि भाई देखो, अब ये बात आती है कि भाई मुसलमान ही क्यों आक्रमण किया?
अफ्रीका वाले क्यों नहीं आक्रमण किया, अंग्रेजों ने क्यों नहीं आक्रमण किया उस टाइम में? तो इसके पीछे रीजन है। देखिए प्यारे, इसको 4 भागों में बांटा गया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है भाई, वेस्ट है। अब ये देखो, साउथ ईस्ट से कोई आक्रमण कर सकता था उस समय? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, बंगाल की खाड़ी था। बंगाल की खाड़ी, कोई नहीं आक्रमण कर सकता है। अब इधर से देखते हैं भाई, साउथ से वेस्ट यानी दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से कोई आक्रमण कर सकता था? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि अरब सागर था, पानी ही पानी था, जलमग्न था। अब बोलोगे सर वास्को डिगामा, अरे वास्को डिगामा तो आया ही था 1498, इससे पहले तो कोई आया ही नहीं था। और ये बात किसकी हो रही है भाई, 647 के बाद, 647 के बाद की बात हो रही है। ये तो बहुत बाद में आया हुआ वास्को डिगामा। तो ये अरब सागर था, उसके लिए क्या चाहिए था भाई, अरब सागर समुद्र है, बड़े बड़े जहाज चाहिए, उस समय थे नहीं, और थे भी तो आप पहुंच नहीं पाए थे। तो भाई ये तो यूं क्या हो गए, ये तो आक्रमण नहीं किया उस समय। अब बात है, साउथ से कोई आक्रमण कर सकता था? नहीं भाई, ये तो हिंद महासागर था इधर से, तो इधर से भी आक्रमण करने की कोई चांस नहीं बन पाया। अब बोलोगे सर आपका नॉर्थ ईस्ट से कोई आक्रमण कर सकता था, उत्तर पश्चिम से कोई आक्रमण कर सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, यानी इधर से भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। अब बात आती है यहां से कि नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण हो सकता था। तो हाँ प्यारे दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहां पे एक हिंद कुश के नाम से एक पहाड़ है, और इसके बीच में एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं दर्रा, और उस दर्रा का नाम है खैबर। क्या है? खैबर नाम है। तो एक ही रास्ता था जो पैदल चलकर यहां से आक्रमण करने का चांस बन सकता था। अब बोलोगे कि भाई इधर कौन था? तो इधर थे प्यारे स्टूडेंट्स, जो दोस्तों इधर था मुसलमान। कौन था भाई? मुसलमान लोग थे। और उस समय मुसलमानों का जो भी कंट्रोल था वो कहां से होता था? अरब से। कहां से भाई? अरब से। यानी अरब से वो क्या करते थे? शासन करते थे। और उस समय क्या थे? खलीफा, यानी मुसलमानों के क्या थे? खलीफा थे। और वो खलीफा का क्या नाम था उस समय? मसूर हजाज। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? मसूर हजार। अब क्या हुआ भाई कि इन्होंने जब देखा कि भाई इंडिया टुकड़ों में बट गया है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई है, इधर अभी तुरंत इनका खलीफा एक इस्लाम धर्म अभी उभर रहा था, तो भाई इनको 3 रीजन थे भारत पर आक्रमण करने का। पहला रीजन क्या था भाई कि अपने इस्लाम का प्रचार करना था, अपने धर्म का प्रचार करना था, ये हर कोई करता है भाई। दूसरा था प्यारे दोस्तों कि विस्तार भी तो करना है। यदि धर्म का प्रचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विस्तार होगा तभी तो हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अच्छा जी, यानी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जीतना पड़ेगा, यानी हड़पना पड़ेगा, युद्ध से जीतना पड़ेगा। तीसरी बात है धन की भी। धन कब होगा? जब चीज़ किसी के कब्जा में करेंगे। तो ये 3 जो रीजन थे, मुसलमानों को क्या क्या प्रेरित किया कि नहीं भाई अपने को चौके पे छक्के मारना चाहिए। तो क्या हुआ कि भाई मसूर हजाज जो था, ये अपने सेनापति क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। सेनापति क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम को 712 में इंडिया जाने के लिए ऑर्डर दे दिया कि जा कर ले मुट्ठी इस इंडिया को। तो क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम, अब ये पैदल रास्ता था भाई, तो क्या हुआ भाई? दर्रा यानी खैबर से इस रास्ते से होकर पहला जो स्टेशन पड़ा यहाँ पे था सिंध। क्या था भाई? सिंध। अब बताओ भाई, इनको पता था, ड्रॉबैक पता था कि भाई इंडिया टुकड़ों में बट चुका है और ये एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई अब इसको जितना क्या है आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए, ये इसकी हेल्प नहीं करेंगे, ये इसका हेल्प नहीं करेगा, करते ही नहीं थे, अपना अपना मर्जी से चलते, दूसरा कुछ भी हो उसका कुछ भी चला जाए,
अपने को फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या किया इन्होंने, इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे सिंध के राजा थे दाहिर। क्या थे भाई, दाहिर। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, किनके बीच में, मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर, जो पाकिस्तान भी है अभी फिलहाल में, उस समय सिंध था। क्लियर है। जो युद्ध हुआ प्यारे दोस्तों, उस युद्ध को क्या बोलते हैं, रावर का युद्ध, जो 712 ईस्वी में हुआ था। उसको कौन सा युद्ध बोलते हैं अभी, रावर का युद्ध। अब ये रावर का युद्ध को एक और नाम से फेमस नाम होता है, उसको बोलते हैं राघव ब्राह्मण वास युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा जी, अब इस युद्ध में दाहिर साहब पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो ये क्या कर लिया, इसको हड़प लिया। अब यहीं से मुसलमान अपना विस्तार फैलाने लगे, विस्तार करने लगे। और क्या उनका था कि भाई वो देखो, 3 चीज से वो आए हुए थे इंडिया में। पहला तो अपना इस्लाम का प्रचार करना था, उसको विस्तार करना था और धन भी लेना था। तो प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या बोला कि भाई जो मुसलमान है वो तो ठीक है, जो नहीं है इस्लाम धर्म को अपना लो। यदि नहीं अपनाओगे तो आप पर एक कर लगेगा, और उस कर का नाम था जाजिया कर। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि जो जाजिया कर है वो किस समय में लागू हुआ था, 712 ईस्वी में। किसने लागू किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। किस पे लगता था, गैर मुसलमानों पे, जो मुसलमान नहीं होते थे उन पे क्या लगता था, आपका जाजिया कर। तो यहीं से क्या हुआ भाई, ये इसको जीते, फिर धीरे धीरे सारे टुकड़े में बटे हुए थे, जितना आसान हो गया। जब चीज एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, एक अकेला पड़ गया, कहाँ अखंड भारत था और कहाँ छोटे छोटे टुकड़े में बट गए, और एक दूसरे को हेल्प भी नहीं करते थे, तो इनको जितना छोटे छोटे पार्ट को जितना आसान होता है। देखो इसी तरह है कि ये देखो, ये लाठी है, जो छड़ी है मान लेते हैं, इसको एक तरह से बांध दो, इसको बांध दो तो इसको तोड़ना मुश्किल है। जब ये अलग अलग हो जाए तो अब इसको तोड़ना क्या है, आसान है। तो यही काम मुसलमानों ने किया। तो प्यारे समझ में आ रहा है कि मध्यकालीन में मुसलमान ही आक्रमण क्यों किए, और क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर पानी ही था, इधर बंगाल की खाड़ी था, इधर हिमाचल पर्वत था, इधर हिंद महासागर था। कोई तुक नहीं बनता था, उसमें बड़े बड़े जहाज नहीं थे, ना कोई आया हुआ था। वो तो वास्को डी गामा 1458 में आए हुए थे। समझ में आया। इन्होंने मुसलमानों ने सैकड़ों साल राज किया, और रीजन यही था क्या, हर्षवर्धन की मृत्यु और अखंड भारत का टूटना। यही कमजोरी कारण हमारे मुसलमान के मोहम्मद बिन कासिम ने इसको जीतना प्रारंभ किया, और यहीं से धीरे धीरे उस टुकड़े को जीतते गए, और पूरे इंडिया पे मुसलमानों का वर्चस्व हो गया, और ये खूब लूटे। सोने की चिड़िया कब तक था, जब तक हर्षवर्धन था, उसके बाद नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना भूलें, और जो स्टूडेंट्स, जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।